भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मिली कामयाबी ने न केवल पश्चिमी देशों को हैरान किया, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। एलिगेशन लगाई जाती है भारत के ऊपर कि सिर्फ चंद बड़े शहरों के अंदर चंद लोगों के पास वेल्थ है, लेकिन चलिए प्रोसेस तो हो रहा है, मिडिल क्लास ग्रो तो हो रही है, तालीम तो आ रही है। देखे ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांचें हर जगह खुल रही है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने इसे दुनिया के लिए एक मिसाल बताया। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखी जाए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और सबसे बड़ी बात, चीन की मीडिया ने भी भारत की इस सफलता को अपने यहाँ प्रमुखता से जगह दी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चीन की मीडिया ने भारत की इस सफलता पर क्या कहा। दरअसल अक्सर भारतीय उपलब्धियों पर खामोश रहने वाली चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने इस बार भारत की सफलता को प्रमुखता से जगह दी। सिन्हुआ ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम में एक मील का पत्थर छू लिया है। भारत का सबसे उन्नत और स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया रिएक्टर अब पूरी तरह सक्रिय होने की स्थिति में आ गया। चीनी मीडिया ने माना कि भारत अब अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका। जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं चीन के लिए भी एक बड़ा संकेत कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भरता की उस दहलीज पर खड़ा है जहां उसे हराना मुश्किल होगा। जहां पे एक तरफ पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहा है, ईरान वॉर की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी पे जो डेवलपमेंट है वो रोकने में नहीं आ रहा। और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसका ड्राइविंग सीट के ऊपर मोदी बैठा हो। अदरवाइज भारत वॉन्ट बी द भारत वॉन्ट बी ग्रोइंग 8% पे आकार। बल्कि इंडिया जो है रशिया के बाद दूसरा कंट्री बन चुका है जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पावर प्लांट जो है वो शुरू करने जा रहा है। और इस पावर प्लांट की ये खासियत है कि इसको जितना आसान अल्फाज में फ्यूल दिया जाए, ये उससे डबल प्रोड्यूस करेगा। और इसलिए इन वैज्ञानिकों को, इन इंजीनियर्स को सैल्यूट करना चाहिए बॉस। इन्होंने भारत को एलीट क्लब में ला दिया है। ये उपलब्धि दुनिया में कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी भारत की तारीफ की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इस उपलब्धि पर बधाई। यह रिएक्टर दूसरे रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम परमाणु ईंधन का उपयोग करेगा और एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है। मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो टेक्नोलॉजी है उसकी निर्भरता सिर्फ यूरेनियम पर नहीं है। भारत के इस नए रिएक्टर में यूरेनियम के साथ साथ एक ऐसा मेटल इस्तेमाल होगा जो भारत में भर भर के मौजूद है। तो हमारी डबल लॉटरी है बॉस। देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती थी। जो आप हमारे चाइना भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं। 6 बड़े देशों ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में जितने पैसे खर्च कर दिए, अगर कुल मिला दें तो वो 4,60,000 करोड़ रुपए बैठते। और आज की डेट में भारत ने वो अचीव कर लिया। भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर के परमाणु विशेषज्ञ बधाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को दौरे पड़ने शुरू हुए। पाकिस्तान अलग लेवल के टेंशन में चला गया। पाकिस्तान के परमाणु सलाहकार जाहिर काज़मी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि इस रिएक्टर की सफलता से भारत को बड़ी मात्रा में हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। भारत इस तकनीक से हर साल लगभग 300 प्लूटोनियम परमाणु बम बना सकता है। ये भाई अलग ही हैं। अरे भाई तुम बम खेलते रहो, हम अपना देश आगे ले जाने में लगे। पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को बम के अलावा क्या ही सूझेगा। लेकिन भारत की इस कामयाबी पर आज हर भारतीय को गर्व करना चाहिए। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जैजुरेशन। चीमा साहब देखिए, आज मैं सबसे पहले तो एक बात करना चाहूंगा कि आज बातें क्या हो रही हैं भारत के टीवी पे बातें क्या हो रही हैं और लोग पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं। मैं इन सब को मिक्स करके बताता हूं। वो उसके मिले जुले रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखी जाए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा।
अगर भारत तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती थी, जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं, लेकिन करप्शन है, उसमें हम किकबैक्स लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज, हम सदियों से कटे रहे हैं, हम इंडस वैली के दो बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है, ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है, और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है। आज मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं, दफा इस चीज की गवाही दूंगा कि भारत की जमहूरियत जो है इस वक्त दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। ये मैं मुबारक दूंगा भारत को। मैं आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ भारत की डेमोक्रेसी। भारत की आजादी की मूवमेंट कहां से शुरू हुई थी? मंगल पांडे बंगाल रेजिमेंट से था। तो ये मुर्शिद पाक क्यों मजाक करते हैं, क्यों अपने आप को भी तंग करते हैं, कहते हैं मैं शेख मुजीब बन जाऊंगा, मैं केपीके का सूबा अलग करके तो मैं पता नहीं कहां चला जाऊंगा, अफगानिस्तान चला जाऊंगा। क्यों यार खराब करते हैं, क्यों खराब करते हैं? अच्छा, उसमें खान साहब का नहीं कसूर, मैं ये भी एक चीमा साहब, मैं ये नहीं, उनका जाहिर है वो तो फिर भी मैकियावेली है, उन्होंने तो कोई ना कोई छोड़ना होता है, उन्होंने तो खबरों में रहना होता है, वो तो उनकी प्रोडक्ट है, दिस इज व्हाट हिज पॉलिसीज ही हैज। लेकिन इशू जो इस वक्त है वो है आपकी हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट जो कि कमजोर है। जब वो ट्वीट देखी, फिर लोग चीखे उस पर, उस ट्वीट को उन्होंने ऑन किया है, बल्कि गौर अयूब साहब उस ट्वीट के खिलाफ बोले तो डांटा गया उनको भी, तुम कौन होते हो? ये तीसरी दफा वार्निंग दी गई गौर अयूब को, तुम तीसरी दफा पीटीआई के मैंडेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। चीमा साहब, ये चीमा साहब मैं ब्लेम करूंगा जो देसी मुर्गे बना के दे रहे हैं, जो जिम उन्होंने साथ रखा है। चीमा साहब, इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे दहशतगर्दों के साथ रखा है, मुझे दहशतगर्दों के साथ ट्रीट किया। चीमा साहब 6 कमरे दिए, 6 कमरे दहशतगर्दों के पास होते हैं, 2 मुशक्ति हैं जो दबा के सोते हैं। चीमा साहब रोजाना कुट दे रहे हैं, सारा दिन वकील बैठ के लतीफे सुनाते रहे, शेर सुनाते रहे, गजला सुनाते रहे। चीमा साहब केबल लगी कमरे च, कूलर पे है, और मुझे कई चट्टे जजों ने बताया कि उन्होंने आज तक एयर कंडीशन मांगा नहीं था, वरना हमने घर से अपने उठाकर जाके एसी दे देना था, क्योंकि कई चट्टे जज बाहर बैठे हैं जो तरस रहे हैं मुर्शिद की शक्ल देखने के लिए। वो कहते हैं आज तक मुर्शिद ने मांगा ही नहीं एसी, कूलर तो दिया, एयर कूलर तो दिया। कितने दहशतगर्दों को कूलर दिए जाते हैं चीमा? बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ। तार साहब, अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने हुकूमत बनाई नहीं, एनडीए अलायंस उनके पास नहीं आया, उनके पास 245 सीट्स थी, लेकिन दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। तार साहब, इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी। इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं, बल्कि आप ये बात करें, मैं तो लिस्टें देख रहा था कि जिन लोगों को इन्विटेशन भेज दी गई है सैटरडे वाले दिन 8 तारीख को जो ओथ उठाएंगे मोदी से, मैं वो लिस्टें देख रहा था कि उसमें कौन कौन है। मॉरिशस के सदर को लिस्ट भेजी जा चुकी है, क्योंकि मैं अब एक्साइटेड कि मे बी शहबाज शरीफ साहब को भी लिस्ट में आए, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं है उसमें। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। आपके शहबाज शरीफ साहब को अभी लोग, अली अमीन गंडापुर जैसे लोग कई जो है रोजाना गिरबान पकड़ते हैं इस हुकूमत का, कहते हैं तुम फार्म 47 फार्म 45 की पैदावार। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब को रोजाना कई लोग कहते हैं कि वो वॉइस राय। आपके सिटिंग आपके जो हाफिज साहब है आसिम मुनीर साहब, उनको मुसलसल मुर्शिद पाक बार बार ये कहते हैं, कभी फर्द वाहिद कहते हैं, कभी जंगल का बादशाह कहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपकी क्यों इज्जत करेगी? क्यों इज्जत करेगी? आप उन्हें पता है, आप मुझे ये बताएं, जेल के अंदर से हर इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू दिया जा रहा है, अगले दिन उन्होंने सवालनामे अंदर जा रहे हैं। वो जो अगले दिन वो जो लंदन में बैठ के जिस बंदे ने सारी स्टोरी बताई है, जिसने कहा जी कि दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कुछ है कभी कुछ, पूरा सवालनामा किस तरह गया अंदर।
कोई है बंदा को इसको इन्वेस्टिगेट करे? कोई है ऐसा बंदा मर्द इंसान पाकिस्तान में जो जेल को जेल बना दे चीमा साहब? तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया देख नहीं रही आपको कि आप क्या है, आप कितने ताकतवर हैं, आपकी जुडिशरी के हालात क्या है, आपकी असेंबलियों के क्या हालात हैं, आपके मेरा मतलब दिस इज हाउ यू गेन द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। और दूसरा दुनिया को पता, बल्कि चीमा साहब आप बात करें जो इस वक्त कोलिशन पार्टी है, मेरा मकसद इस वक्त जो दो पार्टियां उनके साथ हैं जो वो अपनी डिमांड्स लेके जा रही हैं, बल्कि आप उससे बात करें, उन्होंने जहाज में लालू खेत और उनके लड़के को साथ जहाज में बिठा के लेकर गए। आपका क्या ख्याल है? मैं चीजों को देख नहीं रहा हूं कि कहां जा रहे। मैंने आते ही कहा था कि इस वक्त भारत का टीवी मीडिया जो है वो सार्केस्टिकली बातें कर रहा है कि इस गाड़ी के 3 ड्राइवर होंगे। अब ऐसा नहीं होगा चीमा साहब, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट द मोदी स्टाइल, दिस इज नॉट द मोदी स्टाइल। और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसका ड्राइवर ड्राइविंग सीट के ऊपर मोदी बैठा हो, अदरवाइज भारत वॉन्ट बी द भारत वॉन्ट बी ग्रोइंग 8% पे आकार। बल्कि चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, मैं देख रहा हूं 2 स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई। मैं एग्जैक्टली अभी डिटेल देख रहा हूं कि किन किन के स्टॉक नीचे गए हैं, किन किन कंपनियों के स्टॉक नीचे गए और उनके मालिक कौन है, मैं सारा देख रहा हूं चीमा साहब। लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन द फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड मैटर। भारत हैव्स टू स्टे स्ट्रांग। दिस इज हाउ आई सी इट। इसमें किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने में क्या फर्क पड़ता है? आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं और इसको जरूर तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब एक ज़हन में रखने की बात, मोदी साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर हु केम टू पाकिस्तान unpredictably after spending after putting a lot of his political capital on risk, इक्विटी करके आए थे। और आई वाज एक्सपेक्टिंग, बल्कि इस पर एक्सपेक्टिंग है दूसरी साइड पर मियां साहब शरीफ बरादरान है, दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात खराब। मोदी साहब आते तो एक्सपेक्ट आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है देयर आर चांसेस के पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो और हो सकता है ट्रेड की बात की जाए। तो मैं दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल इज। और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए चीमा साहब, उस रीजन के अंदर अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा, चाइना स्ट्रांग होगा। मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माय सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग, आई मीन इंडिया स्ट्रांग। मैटर पॉइंट, माय वोट इज फॉर इंडिया। अब दूसरा उसमें चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उनका रिलेशनशिप जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ भी। अगर देखा जाए चाइना का, तो चाइना कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट ना। बल्कि मुझे शायद आपको मैंने मेंशन किया था चीमा साहब, मुझे एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था कि कभी आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे वो प्रोजेक्ट देते हैं कि आप अपनी असेंबली में लोगों को बताने के काबिल भी नहीं है, इतना हाई रेट। अमेरिका जब भी देता है आपको ग्रांट देता है, एड देता है। चाइना जब भी देता है कर्जा देता है और मुंह मांगा रेट लेता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट, और किसी को पता भी नहीं होता। ताड़ साहब एक बात तो बताएं कि बाकी तो दुनिया नरेंद्र मोदी साहब को मुबारक दे रही है, ये पाकिस्तान और कनाडा क्यों नहीं दे रहा? आपको क्या लगता है कि अगर हम चाहते हैं भारत से बात करना, आपको नहीं लगता शहबाज शरीफ को छोटा सा पैगाम भेज देना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है? मस्ट हैव डन। और ये कनाडा का भी बताइएगा जरा। कनाडा तो चीमा साहब वो तो फारक है, उसकी पॉपुलैरिटी इज वेरी लो है और उसकी मजबूरी है भारत के खिलाफ बोलना, क्योंकि उससे सारी सपोर्ट जो है वो जो लोकल है वो खालिस्तानी, वो उसको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपनी वो ही विल लूज हिज गवर्नमेंट। तो वो, और दूसरा ये है कि चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए कनाडा से रिवर्स इमिग्रेशन शुरू हो चुकी है। कनाडा के अंदर जो जितने अच्छे पढ़े लिखे वेल्थी इंडियंस हैं, दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। कनाडा के अंदर हालात जो है इन्फ्लेशन ने तबाह करके रख दिया और मोस्ट लिबरल जो उसके पॉलिसीज थी ट्रूडो की, कनाडा इज हर्टिंग, अमेरिका इज हर्टिंग एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन के साथ। आप रोजाना देखें, आपकी इत्तला नजर है कि वॉलमार्ट और वॉलग्रीन और सीवीएस न्यूयॉर्क से ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। आज सुबह की एक रूबियो एक चेन है, उनके 48 कैलिफोर्निया की चेन है टाकोस और इस तरह की चीजें, 48 स्टोर्स बंद कर रहे हैं। $20 मिनिमम वेज जो है वो इट इज हर्टिंग। कल चीमा साहब जब लैंड किया, इमिग्रेशन ऑफिसर से मैंने बात की तो चीमा साहब मैंने उससे पूछा, उसने सवाल किया, मैं जब आ रहा था उसने कहा जी हाउ मच मनी यू हैव एंड डू यू हैव फूड विद यू? तो मैंने उसको जवाब में सार्कास्टिकली कहा, मैंने कहा इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द मैक्सिकन बॉर्डर नोबडी इज देयर टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन? उसने आगे से हंस के जवाब दिया, उसने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, मोर देन 10 मिलियन पीपल हैव वॉकड इनटू द यूएस इन 3 इयर्स। इन 3 इयर्स 10 मिलियन इलीगल जब इसमें घुस जाए और अमेरिका के अंदर पहले ही मूवमेंट चला दी हो आपने डिफेंडिंग पुलिस की। कल आपकी इत्तला अर्ज है कि क्वीन के अंदर एक वेनेजुएला का 19 साल का बच्चा है जिसने 2 पुलिस वालों को गोली मारी, होटल के अंदर ठहरा हुआ था, 1 महीना पहले बॉर्डर क्रॉस करके आया।
1 महीना पहले 19 साल का बच्चा वेनेजुएला से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आया, बेहतरीन होटल के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ठहराया हुआ था, किसी मोटरसाइकिल पे जा रहा था। सबसे पहले सोचने वाली बात है गन कहां से ली उसने। फिर उसने पुलिस जब चेज किया है, पुलिस ने उसको 2 पुलिस ऑफिसर को उसने गोली मारी है। अमेरिका के हालात भी ऐसे ही है, गाजा ही बना पड़ा है, हर शहर गाजा बना है। यही चाहते थे यही चाहते थे। ये मेरा मकसद है, ओबामा का ड्रीम ही ये था। ओबामा का रिवेंज है अमेरिका के साथ लेना उनका, उन्होंने ले लिया। वो कहते थे कीनिया बनाना है, उन्होंने बनाता उन्होंने। हर बड़ा शहर जो है गाजा है इस वक्त। चीमा साहब बाल्टीमोर आप जा रहे, मैं इस वक्त चीमा साहब मैंने दवाई लेने टारगेट जाना है, मेरी बीवी ने मुझे सुबह कहा टारगेट जाकर दवाई लो, मैं डर रहा हूं टारगेट जाने से, या स्टोर है फार्मेसी। क्यों डॉक्टर साहब? चीमा साहब वो जाए हालात ही कोई नहीं, बात बंदे अंदर जा रहे हैं, थैले भर भर के बाहर निकल रहे हैं वहां से, कोई उनको पूछने वाला नहीं। अब जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग वहां लूट रहे हैं स्टोर को दिन रात, तो वहां से मैंने दवाई पैक करने जाना, कि पता मेरे गल पे आ जाना। क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। और 1000 से नीचे की चोरी, आप 1000 की चोरी करके निकल जाए, नो प्रोसिक्यूशन। बल्कि यहां कहा जाता है, चीमा साहब आज सुबह की आप सुबह की बात बताता हूं। सुबह मैं देख रहा था कि न्यूयॉर्क में उनकी सिटी काउंसिल ने कहा है कि हम लोगों को जेलों में रखने की बजाय आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने पीछे रखें, आप प्रोडक्ट बेचना बंद कर दें, हम लोगों को जेलों में नहीं रख सकते। तो फिर और दूसरा यहां माइंडसेट क्या है, ओबामा साहब चाहते क्या थे? वो कहते हैं कि अगर तुम्हें भूख लगी है जाके तो ले लो, तो पैसे देने की क्या जरूरत है, तुम्हारा हक है। तुम्हें शेव करने के लिए ब्रेजर की जाओ ले आओ, उठाओ वर्कआउट कर लो। ये नहीं पता इन लोगों को कि सारी सोसाइटी उसके पैसे दे रही है। चीमा साहब $20, मैं अब एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, तो मैं पॉलिटिकल तो पढ़ता हूं, इकोनॉमी भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं। $20 मिनिमम वेज करके उन्होंने कहा था, ये कहते हैं कि $20 मिनिमम वेज हम कर देंगे तो गरीब लोगों को फायदा होगा। अब मैं जरा सोच रहा हूं, जब $20 मिनिमम वेज होगी, दूध भी महंगा होगा, ब्रेड भी महंगी होगी, उसको क्या फायदा होगा? हर चीज जो महंगी होगी, उसने खाना नहीं है गरीब आदमी ने, उसके अपार्टमेंट का किराया नहीं बढ़ जाएगा साथ ही जब $20 मिनिमम वेज की है, क्योंकि हर चीज की महंगाई हो रही। अब ये चोरियां डाके पड़ रहे हैं सारे, हर जगह चोरी हो रही, न्यूयॉर्क में हर जगह। तो बिजनेसमैन ने कहां से चोरी पूरी करनी? उसने प्रोडक्ट महंगी कर देनी। जब प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी तो सोसाइटी को फायदा क्या है? देखिए ये माइंडसेट, लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, वन करेंसी, वन लव। इस वक्त इंडियन डेमोक्रेसी इज वे मच बेटर, वे मोर इफेक्टिव और वे मोर वर्किंग। और दूसरे मसाइल देखें ना, उन्होंने नई तरक्की की है, बात उसकी ये है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी नहीं हो रही उनकी। एक बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगाई जाती है भारत के ऊपर कि सिर्फ चंद बड़े शहरों के अंदर चंद लोगों के पास वेल्थ है, लेकिन चलिए प्रोसेस तो हो रहा है, मिडिल क्लास ग्रो तो हो रही है, तालीम तो आ रही है। देखे ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांचें हर जगह खुल रही हैं। सुना है कि हफ्ते की छुट्टी बंद हो रही पाक साहब। ना करो तार साहब, बिल्कुल शिवा साहब, ये शिवाज स्पीड का फैसला ही। बस मेरे साहब का फैसला है वो। अच्छा फिर मुझे पहले पता नहीं था चीमा साहब, मैं आई केम टू नो अबाउट इट कि आप तो 2.5 दिन छुट्टी करते हैं, आप तो सिर्फ 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन। जी 4 दिन तार साहब 4 दिन काम करते हैं हम। अभी यूरोप ने ये फैसला करना था 4 दिन वाला, हम पहले ही ले आए। जुमा तार साहब, मैं ऐसे दोस्तों को अपने जानता हूँ, यकीन करके माने, मैं ऐसे अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जो सरकारी मुलाजिम है, जो आउट ऑफ सिटी हैं। वो पता क्या करते हैं, उन्होंने डेवो की टिकट करानी होती है सुबह 11 बजे की, और सवेरे जुम्मे वाले दिन जाते हैं, हाजिरी ला के पंच करके उधर करके, तो वापस आके 11 बजे की बस बैठ के गाँव चले जाते हैं, किसी और जिधर शहर जाना होता चले जाते हैं। तो हम यूरोप से बहुत आगे हैं तार साहब, हम 3 छुट्टियां करते हैं। चीमा साहब किसी बड़े एक अच्छे जर्नलिस्ट पाकिस्तान में, बड़े अच्छे तजिया निगार हैं, उनकी बात में बड़ी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी हम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं। काम ना करने की तनख्वाह और काम करने के लिए हम रिश्वत लेते हैं, ये है। और लेकिन ये देखें चीमा साहब कि एक कंट्री पहले ही बैंकरप्ट है, कौम सिर्फ 4 दिन काम करती है, कौम सिर्फ 4 दिन। और 76 दुख वाली बात है, 76 साल के बाद भी आज तक अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे जुमे को छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सैटरडे की छुट्टी करें ना करें, संडे की छुट्टी करें ना करें, अभी तक 76 साल के बाद भी। और मैं सबसे बड़ी बात देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि आप छुट्टी के इशू पे आपको 6-7 दफा आप चेंजेस कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है, और यह क्रिटिकलिटी हासिल करने में सफल रहा है। ठीक है, इस उपलब्धि पर दुनिया भर से भारत को बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस सफलता को लेकर गंभीर चिंता और डर देखा जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी आर्म्स कंट्रोल एडवाइज़र और स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के सदस्य जाहिर काज़मी ने आरोप लगाया है कि भारत PFBR और 8 PHWR के माध्यम से हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन बढ़ाकर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। उनका कहना है कि भारत की ये क्षमता भविष्य में सालाना 300 वॉरहेड्स बनाने तक बढ़ सकती है,
जाहिर काज़मी ने यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दी है और लिखा है कि भारत के पास लगभग 480 से 2600 अनुमानित परमाणु हथियारों का भंडार, सैकड़ों किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम और कई टन HEU है। इसके साथ ही अग्नि-V और अग्नि-V1 जैसी लंबी दूरी वाली मिसाइलें 8000 किलोमीटर से अधिक भारत को वैश्विक रणनीतिक बनाती है, यूरोप तक निशाना साधने में सक्षम बनाती है। उन्होंने 2008 की NSG छूट और नागरिक सैन्य अलगाव योजना को इस जिन्न को बोतल से बाहर निकालने का कारण बताया है। जाहिर काज़मी ने भारत की नौसैनिक परमाणु क्षमता पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने लिखा है कि परमाणु संचालित और हथियारों से लैस अरिहंत क्लास SSBNS K4 SLBM 3500 किलोमीटर रेंज से लैस INS अरिहंत समेत समुद्र आधारित हमलों के लिए सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं और उनकी पहुंच हिंद महासागर क्षेत्र से भी आगे तक है। पाकिस्तानी विशेषज्ञ मंसूर अहमद ने इस पर कहा कि PFBR के चालू होने से भारत का सालाना वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादन मौजूदा 24-2026 किलोग्राम से बढ़कर 170 किलोग्राम हो जाएगा। 5 अतिरिक्त PFBRS के पूरा होने पर यह क्षमता 921 किलोग्राम तक पहुंच जाएगी, जो 300 वॉरहेड्स बनाने के लिए पर्याप्त होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत द्वारा बढ़ रहे इस खतरे के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हालांकि दुनिया के कई परमाणु विशेषज्ञों ने भारत की इस उपलब्धि की सराहना की है और इसे स्वदेशी तकनीक प्रकृति के रूप में देखा है, जबकि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में पाकिस्तान के कार्यक्रम को अधिक जोखिमपूर्ण बताया गया है। तो इस कार्यक्रम से ना मतलब कि पूरी दुनिया में मतलब कि भाई भारत को तारीफ़ें मिल रही है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो है ना, उसके जो हेड है उन्होंने भी भारत को मतलब कि भारत की इस उपलब्धि पर मतलब कि बधाई दी है, ठीक है। और पाकिस्तान में मतलब कि भाई भारत की इस उपलब्धि पर ना मतलब कि मातम में पसरा हुआ है कि भाई भारत ने ऐसे कैसे कर लिया। मतलब कि दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है मतलब कि क्या बोलते हैं, मीडिएटर का रोल निभा रहा है ईरान और अमेरिका की जंग में, ठीक है भाई सब। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये खबर मिल गई है भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान सोच रहा था कि भाई अब पाकिस्तान को दुनिया भाई मीडिएटर के रूप में देखेगी और मतलब कि रुतबा बढ़ेगा पाकिस्तान का। लेकिन भाई पाकिस्तान का रुतबा कैसे बढ़ जाएगा? जो भाई साहब मतलब कि आतंकवादी बनाता है वो कैसे मतलब कि रुतबा बना सकता है अपना, ठीक है भाई। मतलब कि दुनिया तो वैसे ही देखेगी, तुम कितनी भी मीडिएटर करवा लो, मतलब कि मीडिएशन का रोल जो तुम्हें मिला है वो तो मतलब कि भाई अमेरिका ने मतलब कि भाई टुकड़ों पर फेंका है। मतलब कि भाई उन्होंने मतलब कि उन्होंने जैसे मतलब बताया पाकिस्तान ने वैसा कर दिया। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं भाई सभी। मतलब कि कितनी एड आई होगी, कितने पैसे आएंगे अमेरिका से, तब जाके तो ये काम किया है। मतलब कि भाई उतनी औकात कहाँ है पाकिस्तान की कि भाई वो मीडिएटर का रोल निभा सके, ठीक है भाई। मतलब अमेरिका मतलब कि जिसको चाहे मतलब कि भाई कुछ भी बना सकता है भाई। पाकिस्तान को अब अमेरिका ने बाप बना रखा है, तो भाई क्या कह सकते हैं भाई। पाकिस्तान को अब गोद में खिला रहा है अमेरिका, तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, क्योंकि भाई अमेरिका को बहुत सारे काम निकलवाने हैं पाकिस्तान से भाई सब, ठीक है। पाकिस्तान को अंटे में इसलिए लिया है अमेरिका ने क्योंकि भाई अगर वो ईरान के साथ में मिलकर भाई साहब क्या बोलते हैं अमेरिका और इसराइल के विरुद्ध हो जाता तो भाई बहुत मुश्किल हो जाती है अमेरिका को। लेकिन भाई अब वो मतलब कि वो GCC कंट्रीज़ के साथ में है और अमेरिका के साथ में है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं पाकिस्तान अब न्यूट्रल हो गया है और पाकिस्तान ईरान की मदद नहीं कर सकता, नहीं तो भाई अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।